Brought to you by American Pistachios. अगस्त 1963, 75 साल का एक वयोवृद्ध नेता सदन के पटल पर खड़ा होता है और कहता है, सरकार की विदेश नीति विफल रही, वो अपने घर में विफल रही, देश मंदी में है और ये न समझा जाए कि मैं सिर्फ 73 सांसदों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदन में खड़ा हूँ। कांग्रेस के पास जितनी वोटिंग स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा मेरे पास है। चुनाव में 45.27% वोट कांग्रेस को मिले थे, जबकि विपक्ष को 54.76%। कम्युनिस्ट भी हमारे साथ हैं, उन्हें भी इस सरकार पर भरोसा नहीं है। वो भी चाहते हैं कि सत्ता में बैठे लोग कुर्सी से उतरे। ये बयान था आचार्य JB कृपलानी का, जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सांसद थे। 1962 के युद्ध के बाद कृपलानी ने नेहरू सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। एक साल पहले आम चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी को चुनाव में 361 सीटें मिली थी, यानी बहुमत से कहीं आगे। ये सब जानते थे कि अविश्वास प्रस्ताव ही गिरेगा, नेहरू सरकार नहीं। लेकिन तब भी आचार्य कृपलानी लोकसभा में ये प्रस्ताव लाकर रहे और ये देश में लोकसभा में सरकार के खिलाफ लाया गया पहला अविश्वास प्रस्ताव था। कट टू 26 जुलाई 2023, यानी आज का दिन। कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ ऐसा ही किया। बीजेपी के पास बहुमत से कहीं ज़्यादा नंबर है, लेकिन लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। स्पीकर ने प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया, यानी नरेंद्र मोदी सरकार को लोकसभा में चर्चा के बाद बहुमत साबित करना होगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण बहुमत नहीं, चर्चा है। ठीक 1963 की तरह यहाँ पर कीवर्ड सेम है। और ये चर्चा क्यों है कीवर्ड सेम? विपक्ष की वर्किंग थ्योरी है कि वो अविश्वास प्रस्ताव के बहाने प्रधानमंत्री को सदन में आने और बयान देने पर मजबूर कर सकती है। और दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री का 5 साल पुराना वो बयान जो सोशल मीडिया पर तैर रहा है कि 2023 में भी आप इसी तरह प्रस्ताव लाएंगे। संकेत यही कि विपक्ष वास्तविकता से कट चुका है और अब उसके पास लकीरें पीटने के अलावा कोई काम नहीं बचा। यानी जिद का जवाब जिद। क्या इस ईगो टसल में अब भी मणिपुर की खैर लेने का स्कोप बाकी है, या फिर हमारे माननीयों को मीम कंटेंट जनरेट करते हुए ही हम एक बार फिर से देखेंगे? आप हंसिए मत, ये आपके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। हम तो चिंता कर ही रहे हैं। इसीलिए आज की बड़ी खबर इसी सवाल को समर्पित है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पक्ष और विपक्ष पर जरा भी विश्वास किया जा सकता है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। सबसे पहले 5 साल पुराना ये बयान सुनिए जो आज सबसे ज्यादा वायरल है। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। संयोग देखिए, प्रधानमंत्री का तंज अब भविष्यवाणी बन गया। बहरहाल, लोकसभा में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने आज अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। गौरव सदन में पार्टी के डिप्टी लीडर भी हैं। कांग्रेस के अलावा KCR की पार्टी भारत राष्ट्र समिति के सांसद नम नागेश्वर राव ने भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। DMK, TMC, NCP, JDU, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और वाम दलों ने प्रस्ताव का समर्थन किया और स्पीकर ओम बिरला ने प्रस्ताव पर चर्चा की सहमति जता दी। यानी सरकार को अब लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना होगा। चर्चा और वोटिंग नियम के मुताबिक 10 दिन के भीतर होगी। हालांकि स्पीकर ने अभी तक समय तय नहीं किया है। इससे पहले कि अविश्वास प्रस्ताव की पॉलिटिक्स पर हम बात करें, आप इस अविश्वास प्रस्ताव का कायदा कानून समझ लीजिए। थ्योरी ये है कि लोकसभा देश के लोगों की नुमाइंदगी करती है, क्योंकि वहीं चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। इसीलिए किसी भी सरकार के पास सदन का विश्वास होना चाहिए, उसके बिना सरकार राज करने का अधिकार खो देगी। इस थ्योरी को प्रैक्टिकल सिद्धांत के रूप में ढाला गया। इसके तहत लोकसभा में किसी दल या गठबंधन के पास न्यूनतम 50% से एक ज़्यादा सांसद होना चाहिए, यानी कम से कम 273 सांसद होंगे, तभी सरकार चल सकती है। विश्वास मत या अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई इसी दावे का वेरिफिकेशन करती है। चुनाव बाद बहुमत साबित करने के लिए विश्वास मत सरकार खुद लाती है। इसके बरक्स अविश्वास प्रस्ताव एक चैलेंज है कि आप कह रहे हैं कि आपके पास बहुमत है तो सदन में साबित करके दिखाएं। जाहिर सी बात है कि ये चैलेंज विपक्षी पार्टियां देती हैं, जैसे इस बार हुआ। रोचक बात यह है कि भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास मत का जिक्र नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 118 के मुताबिक संसद के दोनों सदन कार्रवाई के लिए अपने अपने नियम बना सकते हैं। इसी के तहत लोकसभा में नियम 198 है। इस नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव की व्यवस्था बनाई गई है। एक बात और, विश्वास मत या विश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है,
राज्यसभा में नहीं। वैसे ही जैसे राज्य में ये दोनों प्रस्ताव विधानसभा में लाए जा सकते हैं, विधान परिषद में नहीं। संविधान के अनुच्छेद 75 के मुताबिक कैबिनेट सामूहिक रूप से पूरे सदन के प्रति जिम्मेदार होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सदन में मौजूद आधे से ज्यादा सांसद कैबिनेट और उसके लीडर के पक्ष में होने चाहिए, यानी प्रधानमंत्री के पक्ष में। अब प्रोसीजर समझ लें, आसान सी प्रक्रिया है। पहले कोई सांसद स्पीकर को एक लिखित नोटिस देता है, फिर स्पीकर को इसे सदन में पढ़कर पूछना होता है कि कितने सांसद अविश्वास मत या अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में हैं। अगर 50 सांसद कह दें कि वो अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में हैं, तो स्पीकर को इस प्रस्ताव पर चर्चा की मंजूरी देनी होती है। आज भी यही हुआ, विपक्ष के सांसदों ने हामी भरी। अब इसके लिए एक तारीख तय की जाएगी जिस पर चर्चा होगी। कुछ दिनों की चर्चा के बाद वोटिंग होगी। प्रोसेस हम सब समझ गए। अब इस सवाल पर आते हैं कि आखिर विपक्ष अभी ही अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर आया। विपक्ष के सांसद खुलकर कह चुके कि वो मणिपुर हिंसा पर संसद में प्रधानमंत्री का जवाब चाहते हैं। 20 जुलाई को जब संसद सत्र शुरू हुआ, मानसून सेशन, तो प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर संसद के बाहर बयान दिया। लोकसभा में राजनाथ सिंह उपनेता सदन की हैसियत से कह चुके हैं सरकार चर्चा के लिए तैयार। जिसके विभाग से संबंधित सवाल है, यानी गृह मंत्री अमित शाह, वो भी कह चुके हैं सरकार तैयार, यानी उन्होंने अपने पत्ते खोल दिए। विपक्ष की समस्या ये है कि तकनीकी रूप से सरकार सही जा रही है। हाँ, उस रवायत से हटकर काम हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण मुद्दों पर बयान देते थे। लेकिन जैसा कि दर्शक समझते हैं, परंपरा को तोड़ना और किसी नियम का टूटना दो अलग अलग बातें हैं। विपक्ष सदन के भीतर सरकार को उन्हीं चीज़ों के लिए मजबूर कर सकता है जहां नियमों की दुहाई दी जा सके। मिसाल के लिए विपक्ष ने राज्यसभा में रूल 267 के तहत लंबी चर्चा की मांग की। इसकी मंजूरी नहीं मिली, लेकिन सरकार ने नियम की काट के लिए नियम का ही इस्तेमाल किया। सरकार के सलाहकार ये जानते हैं कि नियम 267 को लोकसभा के स्थगन प्रस्ताव की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कम से कम परंपरा तो यही है। इसीलिए सरकार ने हामी नहीं भरी और कहा कि रूल 176 के तहत शॉर्ट टर्म चर्चा संभव है, जिसमें 2.5 घंटे का समय मिलता है। यहाँ भी सरकार का संकेत यही था कि संबंधित विभाग के मंत्री जवाब देंगे, यानी गृह मंत्री अमित शाह, न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसीलिए विपक्ष के पास प्रधानमंत्री को सदन में खींचकर लाने और बुलवाने का एक रास्ता बचा था, अविश्वास प्रस्ताव। जिस तरह मैदान में टीम के साथ कप्तान जाता ही है, उसी तरह अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा होती है तो प्रधानमंत्री को सरकार का पक्ष रखने के लिए सदन में भाषण देना ही होता है। विपक्ष मानकर चल रहा है कि ऐसे में प्रधानमंत्री को मणिपुर पर कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा और वो संसद के रिकॉर्ड में दर्ज भी होगा। चूंकि अविश्वास प्रस्ताव एक बड़ा न्यूज इवेंट है, विपक्ष को अपनी बात रखने और प्रधानमंत्री को घेरने के लिए मीडिया का मंच भी सुलभ हो जाएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो अंत में कंक्लूजन होता है वो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए मणिपुर पर बहस होगी, देश में इस समय जो ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक, उस पर बहस होगी। और सबसे बड़ी बात, एक लॉन्ग ड्यूरेशन बहस के बाद अंत में अपना वक्तव्य देंगे, बयान देंगे और मणिपुर के लोगों की जो तकलीफें हैं, जो देश के लोग जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन सारे मसलों पर अपने विचार देश के सामने रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर को सदन में खींचकर लाने के लिए एक ही हमारे पास औजार बचे हुए हैं, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन। हम क्यों अविश्वास करते हैं ये सरकार को? सिर्फ मैं नहीं, सारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मणिपुर, मिजोरम सब धीरे धीरे ये सरकार पे अविश्वास जता रहे हैं। तो ये अविश्वास क्यों जता रहे? शंका के बल पे नहीं, लेकिन मुद्दे के बल पे हम ये सदन के अंदर ये रखना चाहते हैं कि देशवासी पता चले। सरकार हर परिस्थिति के लिए तैयार है। हम तो चाहते हैं मणिपुर पे चर्चा हो। कल गृह मंत्री जी ने भी लोकसभा में फिर बोला, क्योंकि इनका विषय सत्र शुरू होने से पहले यही था कि मणिपुर पे चर्चा कराओ। अब चर्चा कराने की जब हमने सहमति भरी तो रूल्स ले आए। रूल्स पे कुछ डिस्कशन पे सहमति बन रही थी तो एक नया मुद्दा ले आए कि प्रधानमंत्री जी आकर के चर्चा शुरू करें। ये मुझे लगता बहाना है। पर कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। राजनीति में सब कुछ मैसेजिंग का खेल है और विपक्ष इस समय यही कर रहा है। पुराने विपक्षी मोर्चे के नए नामकरण इंडिया होने के बाद विपक्षी दल चाहते हैं कि असल में पता चले कौन किसकी तरफ है। जो कस्मे वादे बेंगलुरु और पटना में किए गए थे, धरातल पर उनकी सच्चाई पता चले। जो दल ना इंडिया में है और ना एनडीए में, उनके मन में क्या है ये भी पता चले। और उनका मन समझने के लिए हमने बात की पॉलिटिकल एक्सपर्ट से। इस तरह के जो मोशंस होते हैं जिसमें वोटिंग इन्वॉल्व होती है, उसमें बिखराव और कंसोलिडेशन दोनों चीजें डेमोन्स्ट्रेट हो जाती हैं। जैसे इस बार देखा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ जो बीआरएस है, भारत राष्ट्र समिति, उन्होंने भी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है, जिसको एआईएमआईएम ने भी सपोर्ट किया है। और हो सकता है कि वो जो इंडिया कांग्रेस वालों का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन एडमिट हुआ है, उसके साथ वो लोग वोट कर लें, तो एक कंसोलिडेशन दिखेगा कि जो इंडिया पार्टीज है, 26 पार्टीज हैं, उसमें 2 और जुड़ गई हैं फॉर दिस स्पेसिफिक रीजन।
गवर्नमेंट के खिलाफ। हो सकता है वो अलायंस ना ज्वाइन करें, बट उस दिन ये लोग साथ खड़ी नजर आएंगी। फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट कि वो ये दिखाएं, अगर वाईएसआरसीपी या बीजेडी जो इक्विडिस्टेंट रहती हैं और बहुत सारे लेजिस्लेशंस में उन्होंने गवर्नमेंट का साथ दिया है पास कराने में, अगर वो एब्सटेन करे या गवर्नमेंट के साथ वोट कर ले कि ठीक है हमें कोई तकलीफ नहीं है, गवर्नमेंट जो है वो हम लोग उनके साथ वोट करेंगे, तो वो अपना एक कंसोलिडेशन भी दिखाना चाहती है कि जितना ऑपोजिशन सोचती है कि लोग नाराज हैं सरकार से, वो बात नहीं। ये देखिए, जो अविश्वास प्रस्ताव अमूमन विपक्ष लाता है, हमारे देश का जो इतिहास हुआ है उसमें बहुत अधिकांश अवसर के ऊपर वो रिजेक्ट हो गया। मतलब विपक्ष के पास पर्याप्त संख्या नहीं थी। लेकिन जैसा ये मामला है, और पहले भी मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ कि कोई बहुत ही एक ज्वलन समस्या को या किसी मुद्दे को उजागर करने के लिए ऐसी बहस की जाती है, क्योंकि 2 दिन बहस होंगे, मतलब एक दिन होता है और कभी कभी वो खींच के दूसरे दिन भी। और इस मामले में, मणिपुर के मामले में, सबसे महत्वपूर्ण मामला ये है कि प्रधानमंत्री अपना बयान दें, बात कहें, क्योंकि विपक्ष को पता है कि पूर्वोत्तर की जो राजनीति है, जिस तरह से भाजपा ने वहां समर्थन जुटाया है, वो सरकारें बनाई है, वो वहां पर वो एक सरकार को अगर डिसमिस करती है तो एक तरीके का एक नजीर कायम हो जाएगी, और दूसरे राज्यों में भी दुर्भाग्यवश अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी तो ऐसी डिमांड होगी और भाजपा को करना पड़ेगा। तो उसके जो वहां के क्षेत्रीय दल है उनमें एक तरह का भगदड़ मच जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि 18 जुलाई को भाजपा ने भी 38 राजनीतिक दलों की जमावट की थी, और उसमें से कई सारे जो थे वो पूर्वोत्तर से थे। तो पूर्वोत्तर पे उनकी एक अपनी पकड़ है, उस पकड़ को बनाए चाहते हैं, इसलिए बयान नहीं दे रहे थे। लेकिन अब बयान, अगर अविश्वास प्रस्ताव पे बहस होगी तो प्रधानमंत्री को एक अच्छा और एक मतलब पर्याप्त जो है, मुझे मतलब उसमें जिसमें कोई काम भी तो वो अपना दिखाएं, ऐसा बयान उन्हें मणिपुर पे देना पड़ेगा। इसलिए विपक्ष ने घेराबंदी की है। और एक और बात, क्योंकि ये अब सदन का चल चलाव है कि मतलब 24 के चुनाव का रुख है, तो अब और तो कोई मौका विपक्ष के पास है नहीं। तो यही मौका है कि थोड़ा दो दो हाथ कर ले, हार हो लेकिन वो मुद्दा जो है वो हाईलाइट हो जाए। बात नंबरों की है। ट्रेजरी बेंच के पास कितने नंबर हैं और विपक्ष कहां टिकता है, क्योंकि 2019 के चुनाव के बाद कोई मेजर चेंज नहीं हुआ, लेकिन छिटपुट बदलाव जरूर हुए। तो पहले आप लोकसभा का गणित समझ लें। अगर अंक गणित की बात करें तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को भरपूर बहुमत है। 545 में 301 सीटें। जो ग्राफिक चार्ट आपने दिखाया उसमें भगवा यानी भाजपा तो आपको साफ दिख रहा है। दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस 50 सीटों के साथ। तीसरी पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम 24 सीटें। चौथी तृणमूल कांग्रेस 23 सीटें। पांचवी युवजन श्रमिका रायतू कांग्रेस यानी वाईएसआर कांग्रेस 22 सीटें। बाकी की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बात में दो राय नहीं है, मोदी सरकार को इस अविश्वास प्रस्ताव से कोई खतरा नहीं है। देखा बस ये जाना है कि प्रस्ताव गिरता कितने वोटों से है। विपक्ष इस हार में अपनी जीत कहां खोज रहा है, ये भी सुनिए आप एक्सपर्ट से। देखिए, बहुत दिनों से प्रधानमंत्री का जवाब चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो मणिपुर में जो समस्या है, ये तो अप्रैल एंड मई 4 से वायलेंस जिस तरह की वहां पे शुरू हुई है। विपक्षी दलों का ये कहना है कि मणिपुर में जिस तरह की वायलेंस हुई है, एथनिक स्ट्राइक, सेक्टेरियन वायलेंस, और जिस तरीके का एकदम बार्बरस हेनस किस्म का वायलेंस है, उस पर प्रधानमंत्री की जवाबदेही होनी चाहिए। उस पर बार बार ये लोग एक 2012 का भी एक स्टेटमेंट दिखा रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, जिसमें तब जब मणिपुर में ब्लॉकेड हुआ था उसको लेके प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया था। प्लस कांग्रेस का ये काफी सालों से मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, स्पेशली इन हिज सेकेंड टर्म, वो पार्लियामेंट को नजरअंदाज कर रहे हैं। उनको जो बोलना होता है वो पार्लियामेंट के बाहर बोल देंगे, या पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में बोल देंगे, या पब्लिक मीटिंग्स में बोल देंगे, लेकिन पार्लियामेंट आके वो जवाब नहीं देंगे। उनका जो क्वेश्चन आंसर भी रहता है, जो पीएम्स डे रहता है क्वेश्चन का, हर मंत्री का एक दिन होता है जिसमें उनको क्वेश्चन आवर में उनके विभाग से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। तो मनमोहन सिंह जी भी रिस्पॉन्ड करते थे, जवाहरलाल नेहरू भी करते थे, इंदिरा गांधी भी करती थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी कभी कभी करते थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है, तो उनको ये कह रहे हैं कि ये हमेशा पार्लियामेंट को, जहां इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोग एमपीज हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको उनका जो घर है पार्लियामेंट, उसको इग्नोर करते हैं। तो कहीं ना कहीं से इनको लाके इनसे जवाबदेही होनी ही चाहिए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस।
देखिए, इसके एक राजनीतिक पहलू है और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू है। पूर्वोत्तर का नहीं, मणिपुर का मामला है। मामला बिल्कुल एक तरीके का आप कह सकते हैं कि सिविल वॉर, गृह युद्ध का मामला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी बड़ी सारी पेचीदगियां हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट ने उठाया है। तो प्रधानमंत्री इस पे जो बात कहेगी उसकी अपना एक वजन होगा। दूसरी बात, वहां राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लग रहा, मुख्यमंत्री क्यों नहीं हटाया जा रहा? क्योंकि सामान्य रूप से अगर ऐसी स्थिति हुई जैसे हमने देखा है पिछले सालों में कश्मीर में हुई, पंजाब में हुआ, और कुछ मामले तो इससे हल्के भी थे, लेकिन तुरंत वहां के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जा रहा? तो इसमें प्रधानमंत्री, और पूरा प्रधानमंत्री का आप जानते हैं कि उनकी एक आभा है पूरे देश में, और एक उनका राजनीतिक रूप से भी, ये भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो असेंबली में हो या लोकसभा में, वो प्रधानमंत्री के बलबूते के ऊपर जीतते हैं। तो विपक्ष को बिल्कुल इस बारे में कोई दो राय नहीं है। उनके लिए गृह मंत्री, रक्षा मंत्री की बात कोई माने नहीं रखती। सदन पे आकर के एक अपनी प्रधानमंत्री अपना पक्ष रखे, और पक्ष रखने के लिए उन्हें कुछ वहां ऐसा लगता है कि जमीनी स्तर पे एक्शन लेना पड़ेगा मणिपुर में। वो एक्शन बड़ा महत्वपूर्ण होगा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही हो। नरेंद्र मोदी के 9 साल में ये दूसरा विश्वास प्रस्ताव है। इससे पहले 2018 में तेलुगु देशम पार्टी ने प्रस्ताव पेश किया था। टीडीपी, जो कुछ दिन पहले तक एनडीए का हिस्सा थी, कहने लगी कि मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश को पर्याप्त सहायता नहीं दी। बाकी विपक्षी पार्टियां तो स्वाभाविक रूप से इस प्रस्ताव के समर्थन में आई। ऑकवर्ड स्थिति हुई वाईएसआर कांग्रेस की, जो आमतौर पर केंद्र के साथ एक नॉन कन्फ्रंटेशनल रिश्ता रखती है। पर आंध्र का सवाल था तो जगन रेड्डी कोई रिस्क नहीं ले सकते थे, और वो भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। तब सुमित्रा महाजन लोकसभा अध्यक्ष थी, जिन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार किया। 135 सदस्यों ने सरकार के खिलाफ वोट दिया और 330 सांसदों ने समर्थन में, यानी मुकाबला नतीजे के हिसाब से डेड था। पर जनता को इसमें कई यादगार चीजें मिली। आपको भी याद आ रहा होगा। सुनिए राहुल गांधी ने तब क्या कहा था। एक एक करके मैं आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। यस निर्मला जी। this is not necessary. No. निर्मला जी। निर्मला जी wants to say something. अपनी बात पूरी करने के बाद राहुल ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वो ट्रेजरी बेंच की तरफ गए और प्रधानमंत्री मोदी को गले लगा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री असहज दिखे। वैसे जब वो बोलने खड़े हुए तो उन्होंने राहुल के तंज का जवाब भी दिया। जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था, फिर भी जिनको यहाँ पहुंचने की उत्साह है, उठो उठो उठो। आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। लाख टके का सवाल, जिस आंध्र प्रदेश के नाम पर यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उसका उल्लेख चर्चा के दौरान कितना हुआ? क्या विपक्ष की दलीलों में वो नजर आया? क्या सरकार के जवाब आंध्र और पूरे देश को भरोसे के लेने के मकसद से दिए गए, या विपक्ष के आरोपों के जवाब भर थे? हम सब क्या ही बताएं, आप गूगल करेंगे तो अनुमान लगा लेंगे कि क्या हुआ। हालिया कवायद के केंद्र में मणिपुर है या नहीं, ये भी प्रश्न है जो हमारे सामने है। सारी बातें हो गई। आखिरी में एक ट्रिविया। आज़ादी के बाद से अब तक कुल 27 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए, जिनमें से 15 केवल इंदिरा गांधी के खिलाफ थे और उन्होंने इन सब से पार पा लिया। इंदिरा से पहले जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ 2 और इंदिरा के बाद मोरारजी देसाई के खिलाफ 1 प्रस्ताव आया। मोरारजी भाई ये प्रस्ताव हार गए थे। इतिहास में ज़्यादातर अविश्वास प्रस्ताव फेल हुए सिवाय 2 के। 1979 में मोरारजी देसाई के खिलाफ और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ। दोनों सरकारें गिर गईं। वाजपेयी के खिलाफ 2003 में भी तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अविश्वास प्रस्ताव लाई थी, लेकिन तब विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी थी। जाते जाते आपको जहां से शुरुआत की उसी अंत पर ले जाते हैं। शुरुआत कहां हुई थी? आचार्य जेबी कृपलानी के भाषण से देश के पहले अविश्वास प्रस्ताव पर। आपने उनके आरोप सुने। अब उसी प्रकरण में आप सुनिए कि इस पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था।
पंडित नेहरू ने कहा था, अमूमन अविश्वास प्रस्ताव किसी पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए लाया जाता है, लेकिन ये स्पष्ट है कि अभी इस प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार गिराने का नहीं था। हालांकि बहस कई मायनों में दिलचस्प भी थी और वास्तविकता से थोड़ा दूर भी दिखी। व्यक्तिगत रूप से मैंने इस प्रस्ताव और इस बहस का स्वागत किया है। मुझे लगा कि यदि हम समय समय पर इस तरह के परीक्षण पर बात करते रहें तो ये अच्छा होगा। उम्मीद है अविश्वास प्रस्ताव के बहाने विपक्ष और सत्ता पक्ष का एजेंडा देश के सामने आएगा, कंसर्न सामने आएंगे और जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर तथ्यपरक जानकारी भी देश अब सबसे बड़ी पंचायत की तरफ नए सिरे से देख रहा है और उम्मीद कर रहा है कि इस दौरान व्यवधान की खबरें ना आए। बिना किसी व्यवधान के चलता रहेगा लल्लन टॉप शो, आप तक लाता रहेगा खबरें। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। मैंने आपको शुभ रात्रि बोल दिया, पर सूचनाएं अभी समाप्त नहीं हुई। 2 जरूरी सूचनाएं हैं। पहली, नेता नगरी के 200 एपिसोड पूरे हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य में दिल्ली में 2 अगस्त को हो रहा है नेता नगरी महोत्सव। 200 एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे, 200 नंबर का एपिसोड। हम राहुल श्रीवास्तव और राजदीप सरदेसाई रहेंगे। अगर आप इस लाइव रिकॉर्डिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपने सवाल पूछना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें या ईमेल भेजें और अप्लाई करें। इसके लिए लिमिटेड सीट्स हैं, 600-700, इसलिए आपको ईमेल ज़रूर भेजना होगा, रजिस्ट्रेशन ज़रूर करना होगा ताकि आपको इनवाइट भेजा जा सके और जो दिल्ली से बाहर रहते हैं वो अपने टिकट का भी इंतज़ाम कर सकें। दूसरी सूचना पटना की है। ये दिल्ली का न्योता है, 2 हफ्ते बाद का है। पटना का न्योता इसी वीकेंड का है। शनिवार के दिन हम आ रहे हैं पटना लल्लन टॉप अड्डा जमाने के लिए, जिसमें हम अवध ओझा समेत कई नामचीन शिक्षकों से बात करेंगे। लल्लन टॉप और अनअकैडमी के कोलैबोरेशन में ये लल्लन टॉप अड्डा हो रहा है शाम को 4 बजे। इसमें भी हिस्सेदारी करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दी जानकारी को फॉलो करना होगा। तो पटना में और दिल्ली में मुलाकात होगी। पटना में बात होगी यूपीएससी कलेक्टरी के ख्वाब पर, इसके आर और पार पर, और दिल्ली में चर्चा होगी राजनीति पर। सूचना समाप्त। शुभ रात्रि पहले ही कह चुके हैं, आखिरी में मुस्कुराहट है आपके लिए।